बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। लेकिन आज जिस प्रकार से नवलगढ़ के प्रशासन ने डंपरों को मेन हाईवे पे डाल दिया, दोनों हाईवे की दोनों रोडों को ब्लॉक कर दिया कि हमारा काफिला नवलगढ़ शहर में न जा सके। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आने वाले समय में वोट की चोट से दिखाएंगे इस नवलगढ़ के तानाशाही राजा को कि जब नवलगढ़ की जनता जागने का काम करेगी और जब इस वोट की चोट डालेगी तो आपको याद आएगा कि आपने किस प्रकार से हमारे नेताओं को रोकने का काम किया था। मैं यहां नवलगढ़ विधानसभा की और इस पीड़ित वर्ग की पूरी जनता यहां मौजूद है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, नवलगढ़ का बचाना जोड़ को हड़पने का काम किसने किया? नवलगढ़ की जो मंदिर को तोड़ने का काम किसने किया? नवलगढ़ के युवाओं को रोजगार से वंचित किसने रखा? नवलगढ़ की हवेलियों को तोड़ने का काम किसने किया? किसानों की जमीनों को लूटने का काम किसने किया? अब यह आवाज रुकने वाली नहीं है। हो सकता है आपने काफी नंगा नाच रचा, आज जो किसानों का जो निवाला था आपने बिचौलिया बनकर जो काम किया, आज इन्हीं का निवाला नवलगढ़ में श्री सीमेंट कप से नाम से चल रहा है। हमारे सामने एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका दूसरा नाम है श्री सीमेंट कप। आप लोगों की जो जमीनों का जो निवाला था इस श्री सीमेंट कंपनी के प्रशासन के अधिकारियों ने यह नवलगढ़ के तानाशाही राजा से मिलकर वहां कब करा रही है और यह किसान आप लोगों के बीच में बैठा हुआ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों को सवाल करना होगा, आप लोगों को जवाब लेना होगा। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि आपके इस आंदोलन से क्या होगा। साथियों, मैं मानता हूं एक आंदोलन छोटे रूप में उगता है और जब वो चिंगारी का रूप लेता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। आज इस श्री सीमेंट कंपनी के अंदर नाम मात्र 100-150 किसान है, लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगा बसौला, बारिया, खिरोड़ और तमाम जो तेल फैक्ट्रियां आ रही हैं, आज हम लोग एक होकर इस कंपनी में जितनी रेट इन किसानों को दिलाएंगे, अपनी जो रेट है उस जमीनों में वहां से स्टार्ट होगी, न कि जो नवलगढ़ का विधायक तय करेगा वो स्टार्ट होगी। तो आप सबको एक जगह होना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक ताकत से लड़ना पड़ेगा। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता से। अपने भाषण में नवलगढ़ का तानाशाही विधायक 36 कौम की बात करता है। क्या इन किसानों के बीच में 36 कौम नहीं दिखाई देती? क्या इस जमीन में, क्या इस श्री सीमेंट के नीचे आने वाली जमीन में सैनी समाज की जमीन नहीं है? क्या राजपूत समाज की जमीन नहीं है? क्या जाट समाज की जमीन नहीं है? क्या यादव समाज की जमीन नहीं है? क्या लड़के समाज की जमीन नहीं है? क्या मेघवाल समाज की जमीन नहीं है? तो ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सारे समाजों की लड़ाई है और हमारे हक अधिकार की लड़ाई है। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आपके बीच में मैं हमेशा आता रहता हूं। आज हम अपने जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता यहाँ मौजूद है उनको सुनने के लिए आए। हम पिछले 10 रोज से यहाँ आप सबके बीच में लगे हुए हैं। आपने जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी और जो हमारा जज्बा कायम रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में अपने शब्दों को, अपने कुछ शब्दों के बीच में यही विराम करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, कलेजे के तीर को तकदीर बन जाते हैं, कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों की तकदीर बन जाते हैं। कलेजे के तीर तकदीर बन जाते हैं, इंसान के कर्म हाथों की तकदीर बन जाते हैं। डरना है तो गरीब की बद्दुआओं से डरो, अरे डरना है तो गरीब की बद्दुआओं से डरो,
वरना बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह भी फकीर बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। है बीच में मेरे दो बहुत संघर्ष के साथी कैलाश यादव जो जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली तक भी अपनी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह वो जाते हैं। मैं कैलाश यादव जी से जरूर निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपना करें। इसके बाद पंकज धनखड़ अगले वक्ता के रूप में मैं भाई साहब को और इनको ही बस जो अपने मुख्य है उन्हीं को बुलाएंगे। कैलाश जी यादव। आज की इस सभा में सम्मानित मंच, बाहर से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं आपका भूमि अधिग्रहण ये श्री सीमेंट संघर्ष समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आज केंद्र की सरकार जो रवैया अपना रही है, कानून को नहीं मान रही है, बाबा साहब का जो दिया हुआ कानून वो नहीं मान रही है, वो का वो अधिकार हमें राजस्थान की सरकार नहीं मान रही है। आज हम लोग भगत सिंह के मूर्ति पर वो पुष्पांजलि करने जा रहे थे और बाबा साहब के मूर्ति पर पुष्पांजलि करने जा रहे थे, बैरिकेड लगा दिए, बहुत अन्याय है। दूसरा, सर छोटूराम ने कहा था कि ए बोले किसान, एक तो नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। इस सरकार ने वापस टाटा बिरला को दे दिया है। और मैं आपको चंद्रशेखर भाई साहब, आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, यहां SC/ST के लोगों को इनकी जमीनों पे बहुत कम पैसे दिए गए। दूसरा, मंदिर माफी की जमीनें इनको बहुत कम पैसे दिए गए। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि वक्ता ज्यादा है, मेरा तो यही कहना है कि यहां का विधायक ज्यादा नहीं कहना चाहिए, प्रचार होता है उसका, लेकिन जिस तरीके से किसानों को लूटने का काम किया है, सीमेंट फैक्ट्री को मालामाल किया है और अपना घर भरा, कम से कम ईडी का ग्राहकी को नहीं आओ भाई, आनी चाहिए ना, आनी चाहिए, कौन आनी चाहिए? ईडी आनी चाहिए ना, कौन नहीं आ रही? अरे 2-4 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के मायने वो कर लियो, टर्नओवर कर लियो, कौन पे रह गए कर लियो। और आज जो डंपर वगैरह लगा रहा है वो लगाए आटा, नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट लेने का, प्रसार करने का। आजकल हमारे पोस्टर लगे हुए थे, इसने हमारे सब पोस्टर फाड़ दिए, आपके पोस्टर लगा दिए। वो कौन सा तरीका है भाई लोकतंत्र में? इसने मुझे एसओ से बात नहीं करने दिया। मैंने इस पूरा मैटर राहुल गांधी को बताया था, लेकिन इसने मना कर दिया। तो मेरा जो निवेदन यह है, भाई साहब आए हुए हैं, गोदारा जी आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी ये आए हुए हैं, इनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा जरूर लगाऊंगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज जी धनखड़ से कहूंगा कि शॉर्ट में अपना उद्बोधन दें। पंकज जी धनखड़ जो जिला परिषद सदस्य हैं और युवाओं की धड़कन आवाज उठाते हैं हमेशा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी आजाद, किसानों के नेता और हमेशा ही जब हम पढ़ते थे तब से ही छात्रों के मददगार राधेराम जी गोदारा, मंच पर बैठे पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह जी, तमाम जनप्रतिनिधि, इस विधानसभा क्षेत्र के और इस आसपास के इलाके के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भारत में कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसके कानून के माध्यम से किसानों को धीरे धीरे जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। नवलगढ़ का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। वसुंधरा जी ने इस जमीन को अलॉट किया था, उसके बाद कांग्रेस की भी गवर्नमेंट बनी, किसी ने भी आज तक किसानों की सूद नहीं ली है। जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला।
जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए थी, यहां से उजाड़ा तो दूसरी जगह स्थापित करना चाहिए था। जिनको उजाड़ा उन परिवारों को हर परिवार से एक एक नौकरी मिलनी चाहिए थी। लंबे संघर्ष के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज विधायक ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की काट के लिए दूसरा पैरेलल प्रोग्राम रख के इस क्षेत्र की जनता को डिवाइड करने का काम किया है। इसके बुरे परिणाम होंगे। मैं तो यही विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारे जो नेता है उनको सुनना भी है, वो जल्दी है, उनकी प्लेन का टाइम भी है। जिला परिषद में इस बार जो मीटिंग होगी आपकी आवाज को पुरजोर से उठाया जाएगा, राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। जिस भी तरीके का हमारी तरफ से जो सहयोग होगा हम आपका सहयोग करेंगे। किसानों के हक अधिकार को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आप सब लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब इनकलाब, किसान एकता, जय किसान, जय भारत भूमि। मैं बीच में एक क्षमा चाहूंगा। मनीष जी चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आए आप भी 2 मिनट का उद्बोधन दे दें, फिर हम भाई साहब सॉरी चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मनीष जी चौधरी थोड़ा साइड में बैठे थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस धरने को बार बार हमको हनुमान जी बेनीवाल से उन्होंने बहुत सहयोग दिलाया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। जय वीर तेजाजी महाराज की जय। जय भीम, जय भारत। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, मैं समय समय पर यहाँ गोठड़ा के अंदर जो ये अपना किसान आंदोलन चल रहा है इस श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ, उसमें बार बार आया हूँ। विजेंद्र जी मेरे विश्वविद्यालय के टाइम के मित्र हैं, इनके बुलावे पे मैं छोटे से बुलावे पे हमेशा आया हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अपने और पराये को पहचानो। अगर झूठे यहाँ बैठ के सुन के चले जाओ कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो किसानों पे और एससी समाज पे जो तकलीफ आज तक आई है, तो इस प्रदेश के अंदर तो एक ही आदमी लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल, और देश के अंदर चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं। इस चीज़ को पहचानो, आप ऐसे झूठ मत बैठे रहो, ये तो तकलीफ में आ जाओगे। हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं तो आपके जितने एमएलए ना हाथ दो को पीटा हुआ है मेरा विश्वविद्यालय के अंदर, और मेरे को तो एमएलए बनने का शौक नहीं है। समझो बात को, और सही बात सुनो आप, सही बात जो ये कह रहे हैं ना उस बात को आप समझो। मैं आपको 2-3 बातें कहूँगा जो आप बड़े ध्यान से सुनो। आप अपने आदमी को पहचानो। आज बेनीवाल जी कहीं भी रहे होंगे, किसान के लिए उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। आज इस श्री सीमेंट के मामले में हजारों तकलीफें आई, आपको पता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से बात करनी हो, डीजी से बात करनी हो, उनको धमकाना हो, मुख्यमंत्री को डराना हो, यहाँ के एसपी को डराना हो, कलेक्टर को डराना हो, दोनों को डराना हो, वो काम बेनीवाल जी ने किया। जब आज हम अपन लोग धरने पे बैठे हैं, जब आज अपन लोग धरने पे बैठे, इस चीज़ को समझो आप और अपने लोगों को पहचानना शुरू करो। और आप मैं कह रहा हूँ बैठे मेरे छोटे भाई, ये भीम, जय भीम बोले, भीमराव साहब को पढ़ो, आप बाबा साहब को पढ़ो, काशी राम जी को पढ़ो, चंद्रशेखर जी को पढ़ो। ऐसे झूठे नारे लगाने इसका मतलब, आपने जितनी बार यहाँ पे इस राजकुमार ने भाई साहब खड़े हैं, इसने बाबा साहब का नाम लेके, काशी राम जी का नाम लेके पहला चुनाव जीता, पड़ोस का एमएलए उसने जीता, दोनों ने बेच दिया, आपके वोटों को बेच दिया। बताओ आप, तो इस चीज़ को समझो, आप अपने पराये का फर्क समझो। और आप पीछे खड़े हो, ताली बजाओ यार, बैठे हो ऐसे बैठे हो, समझो इन चीज़ों को, अपने पराये को समझो। आपकी लड़ाई, आज कल एक बीकानेर के अंदर एससी समाज का बच्चा खत्म हो गया, सुनो मेरी बात, आप परिजनों पे दबाव बनाया गया कि इसको ले जाओ, पोस्टमार्टम कर दिया, जलाओ। वहाँ एमपी साहब ने फोन किया, जब जाके वहाँ धरने पे बैठने दिया लोगों को। तो आज अपनी जो समस्याएं आ रही हैं, अपने जो लोग हैं उनको समझो आप। किसान आंदोलन में अपनी बहनें तकलीफ पा रही हैं, वहाँ पे सिर्फ एमपी के रूप में, सुनो, किसान आंदोलन में जो बहनें तकलीफ पा रही हैं, किसानों के वोट से राजस्थान में 10 एमपी निर्वाचित हैं, 10 एमपी किसानों के वोट से बने हैं। एक भी गया क्या वहाँ? एक भी नहीं गया। बेनीवाल साहब गए, पहले सांसद जो गए, और दूसरे चंद्रशेखर जी को इस चीज की मैं बधाई देना चाहूंगा कि लगातार उन बहनों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ पूरे देश में जहां भी किसी पर अन्याय हो, चाहे वो किसान कौम से हो, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो किसी समाज से हो, चंद्रशेखर जी जाते हैं देश के अंदर। और राजस्थान में इनका जो काम निभा रहा है वो हनुमान बेनीवाल है। आप बेनीवाल को समझो, पढ़ो, कितनी समस्याएं आती हैं। आज इन्होंने अग्निवीर अग्निपथ योजना लागू कर दी, उसके खिलाफ जो अपने बच्चे फौज की नौकरी करते थे उसको खत्म करने की बात ये कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ बेनीवाल जी लड़ रहे हैं। तो ये चीजों को समझो आप। आज ये बीजेपी वाले इतने हराम जाते हैं, देश को ले जा रहे हैं। आपको सुना बात, ध्यान से सुनो,
24 का चुनाव हिंदू मुसलमान पे ले जा रहे हैं। खान साहब बैठे हैं मेरे बीच में, इस चीज को समझो आप। हिंदू मुसलमानों का अपने देश में कभी झगड़ा नहीं है, ये चुनाव को ले जा रहे हैं वहां, इस चीज को समझो आप। और आज धरने पर क्यों बैठे हैं? यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? आपकी कमी के कारण बैठे हैं। आज प्रतिभाजी यहाँ जीत जाती, प्रतिभाजी को आप जिता देते, धरने बैठना पड़ता, 1 घंटे नहीं बैठना पड़ता। ये कंपनी में विजेंद्र जी बैठे रहते हैं ऊपर एमडी बन के, 1 घंटे अपने को नहीं बैठना पड़ता। अपनी कमजोरी है, उस चीज को तो आप समझते नहीं। आपने इसको जिताया, उसकी तकलीफ अपन पा रहे हैं, तो ये तकलीफों को आप समझो। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे और झूठे भाषण सुन के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो बेनीवाल के साथ हूँ, आज मैं दूंगा और 35 साल से लड़ रहा हूँ। रामदेव जी, कन्नी राम जी और शहीद राम कुमार जी गुर्जर को मानने वाला आदमी हूँ, और किसी को मानता नहीं। बाबा साहब को मानता हूँ, कांसी राम जी को मानता हूँ। 1 मिनट, और पहले बहन जी को मानता था, बहन जी को मानना छोड़ दिया। कारण बताऊं, यूपी की जितनी टिकटें बांटी ना अमित शाह ने दी, वो बांटी है। अमित शाह ने लिस्ट बना के दी, वो सारी टिकटें बांट के बहुजन आंदोलन को खत्म कर दिया यूपी के अंदर। तो आप समझो अपने दुश्मनों को, नहीं समझोगे तो खत्म हो जाओगे। एमपी साहब ने संभाल रखा, आज अपन बैठे हैं इस धरने पे, तो आप तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर इन चीजों को समझो आप, और समझ के अपने और पराये का पहचान करो। अपन तकलीफ के बारे में अपने गलत वोट दिया, उससे तकलीफ पा रहे हैं, इन चीजों को समझो। बसपा को तो राजस्थान में खत्म ही कर दिया ना, छाओं के छाओ बिक गए। आप बताओ बिके नहीं बिके? आप बताओ ना, बसपा पार्टी है क्या? हमारे तो 3 एमएलए थे। चंद्रशेखर जी को बताना चाहूंगा, 2 एससी समाज से हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एससी समाज से हैं, पुखराज जी मेघवाड़। पुखराज जी मेघवाड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम तो नहीं बिके, न उधर गए न इधर गए, हमेशा गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो, अपने आदमी को पहचानो। आपके देश में चंद्रशेखर जी हैं, प्रदेश में बेनीवाल जी है, इस बात को समझो। जय जवान जय किसान, इन 2 आदमियों को समझो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी ने बहुत सारगर्भित बात कही। आने वाले प्रदेश के चुनाव में शायद ये दोनों भाई युवा साथी हनुमान जी और चंद्रशेखर जी, राधे राम जी एक अच्छा मंच बना के शायद एक अच्छा विकल्प देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। अब मैं राजेश जोया, हमारे राजेश जी जोया भी आए हैं, अनिल देनवाल जी भी आए हैं, जो भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, भाई साहब का समय कम, प्रतिभा सिंह जी को बुलाना चाहूंगा सीधा मंच पे। प्रतिभा सिंह जी आए, उद्बोधन दे। मैं माफी चाहूंगा, अनिल जी देनवाल और अपने राजेश जी जोया भीम आर्मी से हैं, वो पूर्ति चंद्रशेखर जी भाई साहब आपको 10 मिनट ज्यादा लेके कर देंगे। प्रतिभा सिंह जी आए और उद्बोधन दे। और फिर 10-15 साल बाद आप लोग भी चले बूढ़े हो गए ना हमारी तरह, जैसे हम बूढ़े हो गए, अब आप भी बूढ़े हो गए, तो ये कहते हैं कि सावरकर है ना, जो सावरकर है, उसने जेल में बैठ के संविधान लिखा था। ये कहते हैं बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। इस चीज को समझो आप। और यहाँ प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिली जुली है, दोनों एक हैं, दोनों किसानों की और एससी समाज की पूरी दुश्मन है, दोनों मिली जुली है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है यहाँ। राम राम सा भाई चंद्रशेखर जी, राधे राम जी, सतपाल जी की किसान संघर्ष समिति, जो काफी टाइम से अपनी जायज मांगों के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। लगता है हिंदुस्तान की और राजस्थान की अब ये परिपाटी बन गई है। दिल्ली में हमारी पहलवान बहनें मेडल आसानी से ला सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय नहीं ले सकती। वही हालत राजस्थान में। यहाँ का किसान अपनी जमीन का जायज मूल्य भी नहीं ले सकता है। एक हमारे लिए नागनाथ है और एक सांपनाथ है। हमें बीच का रास्ता सुनना होगा। किसान और कमेरे एक मुट्ठी बना लें। ये 5 अंगली अलग अलग कुछ नहीं कर सकती, मगर जब ये घूसा बनाती हैं तो अगले का जबड़ा तोड़ देती हैं। नहीं तोड़े तो आप बता दो। आप लोगों के बीच में मैं 25 साल से बनी रही और कहीं मैंने काम के पत्थर नहीं लगवाए, लेकिन हर गांव के अंदर हर ढाणी में मेरा काम आज भी बोलता है। इस गोठरा गांव की जमीन पे भी पानी के लिए मैंने 5 कुएं बनवाए
नहीं बनवाए हुए तो आप कह दो। गोठड़ा के भी बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बनाया को नहीं बनाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपकी सेवा करे उसको आप नहीं समझो। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने 2-3 मंच जयंत जी और चंद्रशेखर जी के साथ साझा किए थे। सर छोटू राम जी की जयंती थी, एक हमारा सीकर में प्रोग्राम था, उसके बाद में दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन के लिए दिल्ली गई और वहाँ चंद्रशेखर से भाई से बात हुई और ये बात हुई कि यदि किसान और कमेरा वहां हो तो जो यहाँ पे आतंक मचा रखा है हमारे जनप्रतिनिधि, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये मैंने विचारणीय बात की। ये हमें एक होना पड़ेगा। ये जो बनेगा उसका इतना सुख नहीं है। आप लोगों के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए कितनी, ये तो भंवर सिंह जी को भी भला को आ गया। यदि मैं गलत कह रही हूं तो आप बता दो। पहले लोग कहते थे कि भंवर सिंह जी को नहीं आ रहे, हारो बहुत बुरा आ रहे हो, विशु बुरो आ रहे गो, क्योंकि ये विशु भी बुरा कर्म कराई। मैं कर हूं तो बताओ, जमीन इको तो पेट ही को नहीं भरा, इको तो केबरो सारो कत्तो बड़ो पेट है जो खाया ही जा रहा है। और खा की साले की निगाह तो नीचे हो, वो बेशर्मो तो दांत काट की सामने। बीएसपी चुनाव लड़ा और बीएसपी को बेच के कांग्रेस में चला गया। आपके पास मौके बहुत हैं, इसकी ठोडी रगड़ दो। लेकिन एक गंदा आदमी दरवाजा ढूंढ रहा, अब वो हाथ घुमा घुमा के ढूंढेगा और जैसे ही दरवाजा आवे वो टांट कुचल ले। तो वोट के दिन तो थे टांट कुचल लो जनाई की के झक मारी जाएगी। फिर वो तो ही आई रोबी का भाव है वो आपने के ऊपर। और जो अभी मनीष भाई ने बातें कही थी, नहीं ये मजाक की बातें नहीं है कि धीरे धीरे जैसे सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया, वैसे भीमराव जी का नाम भी ये लोग कि उन्होंने इतिहास, ये हमारा संविधान नहीं लिखा था ऐसा। मैं बहुत देर तक चंद्रशेखर भाई से बातचीत हुई थी। नवलगढ़ के भविष्य को, यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, सबको लेके मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ और प्रचार करके काम करने का काम मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं महिला पहलवानों के समर्थन में गई, उनके साथ फोटो कहीं पोस्ट की हो तो आप बता दो। ये मेरा तरीका नहीं है, मैं चुपचाप तरीके से काम करती हूँ। आज आप लोगों को इससे भी चौगुनी ताकत में इकट्ठा होकर जवाब देना चाहिए था। इसलिए हम फिर दोबारा एक बार बड़ी मीटिंग करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो आज चंद्रशेखर भाई की इज्जत की, उसमें गुस्ताखी जो की है, यहाँ के प्रशासन ने आगे जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, तो ये काम तो जो मरता आदमी होता है वो करता है। इसका क्या बुरा मनाना? जिस आदमी की जमीन सरक जाती है वो इसी तरीके से करता है। ये सिलसिला सीमेंट कंपनियों का बीजेपी के राज में शुरू हुआ और उसके बाद कांग्रेस के अंदर ये जो पौधा लगा था बीजेपी के राज में, कांग्रेस में बढ़ के पेड़ बन गया और आज इसके फल जो है आप पर हम तो बैठे हैं और ये विधायक खा रहा है। नहीं खा रहा हो तो बता दो। ये हो रहा है। जो असली हकदार है वो तो मुंह की तरफ देख रहा है और वो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और वही हाल इसका हो रहा है। यहाँ किसान तो मर रहे हैं, लोग अपने हकों के लिए रो रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए रो रहे हैं और वो यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट का, अरे कोई रोजगार मेला लगाया होता बच्चों का, जो 10 का भी भला होता तो आशीष देते उसके घर वाले कि आपने वास्तव, मगर सर आपने ही चढ़ा दिया। एक गिंडी बल्ला खिला खिलाई पड़े हो जाई की तो बाण पड़ की, ये बाण ने उतारो अब के। और नागनाथ और सांपनाथ दोनों बचो और भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी ने जिताओ।
कि भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी की नींव लगाओ राजस्थान में भी मैं नवलगढ़ 1 नंबर पर होना चाहे इशू डबल काम होगा जिको थारी इज्जत कांग्रेस में बेच के आयो हो बीएसपी पर जीत की भी को बदलो भी हो जागो और चंद्रशेखर भाई पर थारो वजन हो जागो नहीं हो तो बताओ थे ये ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी ये लड़ाई आज इकट्ठे हो गए इससे नहीं होने वाली है और ये जो सरकार है राज्य बड़ी कमजोर सरकार है विधायकों की टांगों पे टिकी हुई है कुर्सी विधायकों को खुली मनमानी की छूट दे रखी है और जब तक इस चुनाव में आप इसकी ठोडी नहीं रगड़ोगे आपने मारवाड़ी में ठोडी रगड़न को मतलब बुरी तरह मरा दीनो तो वो काम नहीं करोगा बत्ते न तो मुआवजो मिलन देगो न आंख माए नौकरी लागन देगो बाहर का लोग लाग रहा ही ओ हार गो तो बे छोड़ की भाग कौन जाएंगा कि जगह बाहर का लागेड़ा ही बे छोड़ की भी भाग के लड़न की ताकत होनी चाहिए और थाने बेरा हमेशा लड़या संघर्ष करे मेरी एक धीमा साहब से बड़ी आपत्ति मेरे को हुई मैं एक आपत्ति है कि आपने कुमार राम जी को छोटू राम जी को धीमा साहब ने सबको याद किया सरदार लाल सिंह जी को भूल गए जिन्होंने इधर नींव लगाई थी मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी पोती हूं इस जिले में शेखावाटी में वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो 35 कौम के लिए लड़े थे एक कौम के खिलाफ तो लड़ना पड़ा क्योंकि वो जागीरदार थे इसलिए 35 के खिलाफ वो लड़े और उसमें उन्होंने सफलता पाई राजस्थान में यहाँ राज बना और किसानों को जमीनों का हक उनका दिया गया कुमार राम जी तो उनके जूनियर थे 1 लाख किसानों का महायज्ञ सीकर के अंदर छोटू राम जी के साथ उन्होंने किया और मेरी दादी जी ने 10,000 महिलाओं के साथ गिरफ्तारी दी 10,000 तो आज भी कौन नहीं बैठी है सोचो कितना संघर्ष किया होगा उन लोगों ने मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि चंद्रशेखर जी को वापस दिल्ली भी जाना है कल का इनका भोपाल का प्रोग्राम है जितना राजस्थान इनके नक्शे पे है उससे कहीं ज्यादा भोपाल मध्य प्रदेश इनके दिल में बस रहा है वहां के लोगों के 2-2 लाख लोग इनकी मीटिंग के अंदर चंद्रशेखर जी के इकट्ठे होते हैं आज चंद्रशेखर जी की मीटिंग है और मैं तो कहती हूं कम तादाद में इकट्ठे हुए हैं गलत कह रही हूं क्या दोबारा आप लोगों को चौगनी तादाद में यहाँ पे फिर से एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर इकट्ठा होना होगा इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद देती हूँ और आपके संघर्ष के सब लोगों को सलाम करती हूँ और मैं तन मन धन से पहले जैसे संघर्ष में साथ रही वैसे भी आप लोगों के साथ रहूंगी लेकिन आप हमारे बीच में बैठे हुए दुश्मनों को भी पहचानना देख लो दिन यहाँ निकालेंगे रात वहां निकालेंगे ऐसे भी लोग हैं इनसे भी सतर्क रहना सीख लो जय भीम जय हिंद जय जवान जय किसान बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सिंह जी का अब मैं अपने महबूब नेता चंद्रशेखर जी के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा और उसके बाद सीधे मैं चंद्रशेखर जी को भी बुलाना चाहूंगा कांटों में रहकर गुलाबों से महकना सीखो चंद्रशेखर जी के लिए है कांटों में रहकर गुलाबों सा महकना सीखो कीचड़ में रहकर कमल सा खिलना सीखो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लो पुरुष हो नहीं सकता परिस्थितियों से घबरा जाए वो लो पुरुष हो नहीं सकता राख में रहकर भी अंगारों सा दहकना सीखो अंगारों सा दहकना सीखो मैं चंद्रशेखर जी को आह्वान करूंगा कि आप आए और अपना शानदार उद्बोधन यहाँ की युवा शक्ति और किसान बिरादरी को दे चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद देखो मेरे प्यारे भाइयों अगर आप मेरे एक इशारे पे
अगर आप मेरे एक इशारे पे नहीं चलोगे तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। इन नारों को सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अंधेरे की तरफ समय बढ़ रहा है। मुझसे बात हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राधेराम गोदारा जी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सुने। जब आप मुझे सुनेंगे और मेरे द्वारा कही गई बातों पे खड़े हो जाएंगे, आप ये समझ लो कि यहां के किसान इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों का, तुम मत करो, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों करने दो, तुम समय खराब करा रहे हो मेरा। आप यहां के लोग बैठो, आपको देख के बिगड़ रहे हैं। अगर आप बैठ जाओगे तभी मैं अपनी बात रखूंगा। इस मामले में हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। बताओ किसने उनसे एक बार भी कहा कि बैठ जाओ या उठ जाओ? जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो देखो लापरवाही कर रहे हैं, जो कौम के युवा और जो माए बहनें जिनकी पगड़ी, जिनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा, झुके तो बैठी। और तुमसे ज्यादा कपड़े और सरवर ओढ़ के सब बैठी हुई हैं। वो जो यहाँ का पर्दा है उसका भी पालन कर रही है, तुम पे तो पर्दा भी नहीं है, फिर भी ऐसे बेचैन क्यों हो यार? चैन से बैठ जाओ और आराम से बात सुनो। दोबारा नहीं कहूंगा, हल्ला मचाओगे तो चुप रह जाऊंगा बस। मैं सर्वप्रथम समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो जन्मे, मैं उनको नमन करता हूं। और यहां उपस्थित नवलगढ़ की सम्मानित जनता, क्षेत्र से आए सम्मानित लोग, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, यहाँ की जो संघर्ष समिति है, आयोजक समिति है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई राजेश जोया जी, प्रदीप चंदेल जी, गोविंद बोयल जी, रवि मरोडिया जी, सुनील प्रदीप रॉयल जी, बहन अलका राठी जी जो जिलाध्यक्ष है महिला मोर्चा। हमारे साथ सम्मानित किसान नेता आए थे दिल्ली से, कहीं पीछे रह गए हैं, भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के प्रभारी भाई सत्यपाल चौधरी जी, हमारी भीम आर्मी के प्रभारी हमारे नेता भाई अनिल धेनवाल जी, प्रोफेसर राम लखन मीणा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित नेता जो मेरे साथ चल के आए भाई राज नेहरा चौधरी जी, अमरचंद हरसोलिया जी, मोहनलाल बैरवा जी, और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक बहन प्रतिभा सिंह जी, और जिनके कारण मुझे आने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई पिछले 8-10 साल से हमेशा मेरे दुख सुख के साथी रहे, हमेशा मेरे लिए अपने मन में अच्छे विचार और मेरी हर समस्या के साथ खड़े रहे। बड़े भाई राधेराम गोदारा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया। देखो, आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि ये मुझे मत दो। इसका एक कारण है, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है। तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हम लोग। अगर तलवार से जीतते तो यहां क्यों बैठते फिर? भाई जंग लगाने को थोड़ा ही दोगे तुम मुझे, इसे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है। जिनके पास कलम की ताकत है, ये कलम उनका राज है, जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहां के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप यहां इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूं। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान, कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले
जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ, तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जाने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन रही हैं तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जो असमानता, जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी, अवसर, रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिन पे उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनों के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहां बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहां जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जा जाके पानी देते तब जाके फसल पैदा होती। फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोर ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा है, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखो क्या किया आपने यहां। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था, हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बताओ, सुनो, बाबा साहब अंबेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे। हम किसान कमेरों की औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था। वरना भाई लोग यहां बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाती भीम आर्मी। आप जानते नहीं हो किसान कमेरे को।
यहां जो बैठे वो जानते हैं, मैंने कहा कि रुक जाओ। तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं है? तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हमें? सुनो, हम यहां आए क्यों हैं? हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूं। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूं, इसलिए करता हूं, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है इस देश में, किसान कमेरे को औलादे हैं। लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहां, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यही नहीं चल रही है देश में। वहां देखो आप जंतर मंतर पे क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, देखा आपने? कल हरियाणा में किसानों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, वहां के नेता सारे उठा के बंद कर दे, किस तरह पीटा गया, एक किसान शहीद हो गया है। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे। अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए। आप समय तय कर लो, जो सीनियर कमेटी के लोगों, मैं अपनी तरफ से आदेश नहीं देता हूं, मैं आंदोलन में आपकी मदद करने के लिए आया, उसकी पगड़ी बांधने नहीं आया कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप जो तय करो, हमारे सीनियर साथी यहां हैं, अगर आप तय कर दोगे तो इस फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा, मेरा आपसे वादा, ताला लगा देंगे इस फैक्ट्री को। सुनो, हमारी जमीन, आपको नहीं पता किस भाव दी है सरकार ने और किस भाव खरीदी जा रही है? आपको नहीं पता किस भाव देनी चाहिए थी? आपको नहीं पता कि क्या मुआवजा होना चाहिए था? सर्किल रेट क्या है और किस तरह से सरकार के इशारे पे सर्किल रेट कम किया हुआ है, जिससे कि इनकी जमीनें, ये किसानों की जमीनें जो संविधान से मिल गई है, इनको लोग हड़प लें। और आपको नहीं पता कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। जिनके खेत हैं वो तो किसान प्रभावित होगा, लेकिन जिनका घर चलता है खेती से, जो खेती से जुड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोहे का, लकड़ी का काम करने वाला साथी हो, चाहे जिनके पशु पलते हो, या जिनको छोटा मोटा लकड़ी का रोजगार है, वो सब इनसे प्रभावित होंगे। आप नहीं समझ पाए। इस देश के किसान कमेरे जब तक एकजुट नहीं होंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक भाईचारा स्थापित नहीं करेंगे, इस देश के किसान कमेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। जो किसान फसल के लिए इतनी मेहनत करता है, धरती का सीना चीर के और दिन रात जाग के तमाम तरह की मुसीबतें सह के फसल पैदा करता है, वो आज तक नहीं समझ पाया कि वो इस देश में जब तक अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बनाएगा, तब तक उसको कागज लेके या इस तरह के आंदोलनों का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां जिस दिन ताकत बना लेगा, उस दिन उसकी फसल की भी गारंटी मिलेगी और कोई तानाशाह उनकी जमीन पे को जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जमीन अपने हिसाब से जो मुआवजा आप चाहते हैं वो करनी है, तो फिर आप ये भी तय कर लो। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया। भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे? तुम्हारी सरकार है क्या? लोकतंत्र में वोट की शक्ति सरकार बनी, सरकार उनके नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने दें। मगर हम वहां जा क्यों रहे थे आपको पता है? हम वहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को नमन करने के लिए जा रहे थे, जिनकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। हम बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा। आज ये जो इस सरकारी इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के लोग हों, ये प्रशासन के लोग हों, ये एमपी एमएलए बनते हो, जिनकी वजह से बन रहे संविधान की, जिन्होंने उनको लिखा, हम उनको नमन करने जा रहे हैं। हमारा अपमान थोड़ा ही किया है, इस देश के उन महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए। क्या ये अपमान हमारे लोग भूल जाएंगे क्या? आप बताओ, क्या भूल जाओगे अपमान? इस अपमान का बदला कैसे लोगे? इस अपमान का बदला किसान कमेरे जिस दिन वोट की शक्ति से, वोट की चोट से लेने काम करेंगे। जो लोग हमें आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं छूने दिए, ये विधानसभा की पैड़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। ना हमारी पुलिस से कोई लड़ाई,
ना हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई, हमारी लड़ाई है अधिकारों की। और मैं यहां हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कमेटी के लोग, मैं उनसे को आश्वस्त करता हूं कि देश में जहां भी अन्याय होता है वहां भीम आर्मी के लोग सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी बहनों का अपमान होता है सीना तान के लड़ाई लड़ते हैं और किसी कीमत से नहीं चूकते। यहां जहां किसान कमेरों की लड़ाई हो उस लड़ाई को भी लड़ते हैं। हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप समय तय कर लो, अगर आज तय करोगे, जो यहाँ की कमेटी आज तय कर लो, आज लगा देंगे ताला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कोई काम ज्यादा जरूरी नहीं है आपकी मांग से ज्यादा। और अगर जिस दिन आप तय कर लोगे इसके बाद उस दिन ताला लगवा लेना। ना हम ताला खोलने से डरते ना ताला लगाने से डरते। हम तो एक बात से डरते हैं कि किसान कमेरे बोलना कब सीखेंगे, ये अपनी ताकत को पहचानना कब सीखेंगे, ये अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना कब सीखेंगे। लगाते रहो नारे, उठाते रहो झंडे और अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय पे नारेबाजी और धरने प्रदर्शन करते रहो, या फिर तुम पे मौका आएगा। मैं तुम्हें सिर्फ सिखा सकता हूं, तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ सकता हूं। तुम पे मौका आएगा अपने साथ हुए एक अन्याय का जवाब वोट की चोट से देके इनको बताना कि अगर हम बना सकते हैं। किसान समझते हो, किसान फसल उगाना जानता है तो काटना भी जानता है ना, जानता है नहीं जानता है बताओ। अगर हम फसल लगाना जानते हैं तो फसल काटना भी तो जानता है। ये तो हमारा लगाएगा पेड़ है जो आपको दुख दे रहा है। इसको सबसे पहले किसने लगाया? हमारे लोगों ने बनाया ना, विधायक बनाया नहीं बनाया? हमारा खा के हमारी बिल्ली हमें मयाऊ, देखो क्या गजब की बात होगी। ये हमारे लोग ना बनाते तो बन जाता क्या विधायक? हमारा लगाया पेड़ है, हमने दी ताकत और हम ही काटेंगे इस बार। ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। और ऐसा काटेंगे कि आज के बाद कोई, कई मामले मेरे सामने आ गए, आज के बाद कोई जो है विधायक और एमपी, कोई मंत्री किसी किसान की जमीन पे गलत नजर नहीं उठाएगा और किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम सब जान रहे हैं उनके कर्मों को यहां। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा भाइयों, बहुत कम समय बचा है। जैसे ये आंदोलन हो रहा है, अपने आंदोलन को मजबूत करो और इसके बाद गांव गांव गली जाके समाज को जागरूक करो। हमारे महापुरुष जिनके बारे में हमारे साथियों ने कहा, मान्यवर काशीराम साहब कह गए कि वोट की रक्षा ऐसे करो जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है, और बहन बेटी की रक्षा ऐसे करो जैसे जमीन की रक्षा की जाती है। जिस तरह से बहन बेटी की रक्षा के लड़ते इस तरह से अपनी जमीन के लिए भी लड़ो, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। किसानों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं, वो इनके भी दांत खट्टे कर देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है। अगर अधिकार चाहिए तो छीनना शुरू करो, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं जानता हूं आपको जाके अपने घरों के काम भी करने हैं। लेकिन क्योंकि जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं चाहता हूं मैं उनको भी सुनूं कि वो इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में यहाँ के किसानों के लिए, कमेरों के लिए, मजदूरों के लिए क्या इच्छा है और वो कैसे चाहते हैं कि इन किसानों का हल हो। फिर जैसे मैं उनके आज के बुलावे पे आया, मैं उनके साथ रहूंगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आप तय कर ले मन में कि इनके न्याय की लड़ाई को जमीन पे मजबूत करना हो, आप हमें बता देना। हम और हमारे सब साथी अपनी पूरी ताकत से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। बस आखिरी बात आपसे कहनी है, उठो, जागो, पहचानो, संघर्ष करो, अपनी ताकत को एकजुट करो और फिर आगे बढ़ो। वक्त आने वाला वक्त आपका, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप हो, और जो आज लड़ रहा है वो कल का जो है वो लड़ाका कल का ताकतवर बनेगा। जो ताकतवर बनेगा वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। साहब ये कहा करते थे कि वोट अगर इनको दोगे तो इनके लोग ताकतवर होंगे, और वोट अगर उनको दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे। अगर वोट अपने लोगों को दोगे तो आपके लोग ताकतवर होंगे। जब आपके लोग ताकतवर होंगे तो आपके काम करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिर अच्छा सोचो, यहां अगर हमारा व्यक्ति ताकतवर होता तो क्या यहाँ के सीओ साहब मुझसे कहते कि भैया वहां मत जाओ, उधर परमिशन नहीं है? क्या मुझे परमिशन मांगनी पड़ती? तो मेरी परमिशन तो आप डिनाई करवा रहे हो। आप ताकतवर बन जाओ, मेरी परमिशन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान,
जय किसान, आप सबकी एकता जिंदाबाद। और किसान भाइयों के लिए संदेश, आप जीतोगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ये बहरी सरकार है, इसको सुनाने के लिए दिमागों की जरूरत है। आज के दिमागे से सुधर गई तो ठीक है, नहीं तो जब कल ताला लगेगा तब सुधरेगी। फिर चाहे किसी को बुला लेना, ताला तब खुलेगा जब किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी, उनको मुआवजा मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जमीन हमारी है, ये इन पे अधिकार हमारा है, इन पे नौकरियां हमारे बच्चों को मिले और हमारे उचित मुआवजा मिले। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर जी आजाद का बहुत शानदार उद्बोधन, जिस प्रकार बेटी का रक्षा करते हैं उसी प्रकार वोट की भी रक्षा करें। प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, एक बार आप बैठे रहे, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाओ। जो लोग हमसे प्यार करते हैं बैठ जाओ, जो नहीं करते उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक आज के अध्यक्ष जी बैठे बोलेंगे तब तक नहीं जाओगे, वरना तो सब यही जीरो हो जाएगा आज ही लड़ाई। और ये पुलिस के लोग जा कहेंगे अरे तो भाषण सुन के चले गए, तुम्हें एक रोटी कम खाने की मेरे खा लेना, ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है। अपनी जगह रुक जाओ, तुमने जगह छोड़ी तो ये मेरा अपमान होगा। और मैं देखना चाहता हूं मुझसे कितना प्यार करते हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी आजाद। इस संघर्ष समिति को 4 महीने हो गए हैं संघर्ष करते हुए, और एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन करना था। संघर्ष समिति के सदस्य भामाशाहों को ढूंढ रहे थे, संघर्ष समिति भी तैयार थी। और इस राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, जहां कहीं भी दलित, शोषित और किसान की पीड़ा होती है, वहां हमारे अंकल जी राधे राम जी गोदारा पहुंचते हैं तन मन और धन से। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आप पधारें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आपने हमें तन मन धन से सहयोग दिया और संपूर्ण राजस्थान में आप जहां कहीं भी किसान पीड़ित होता है वहां धन से भी सहयोग करते हैं और मन से सहयोग करते हैं। आपके प्रिय नेता राधे राम जी आपके बीच हैं, कृपया आप शांति का दान दें, बैठे रहें, सुने। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे 36 बिरादरी के, और 36 बिरादरी में भी सबसे पहले मेरी माताएं बहनें, हम आपकी कोख से पैदा हुए हैं और उस कोख के प्रति सच्चाई का त्याग और उसकी सौगंध लेके कहते हैं कि आपकी कोई भी कमजोरी हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को अगर जन्म आपने दिया है तो जन्म देने वाली और जमीन पे रखने वाली दोनों माताएं समान है। एक अदने से किसान का, एक मजदूर अनपढ़ मां बाप की संतान हूं मैं। मुझे खुशी है कि मेरी मां बाप ने अपने पेट के गांठ लगाकर मुझे उच्च शिक्षा दी, तो आज मैं 70 साल का होने वाला हूं। आपके बीच में ऐसा ही बोलता हूं जैसे 25 साल का जवान बोलता है, क्योंकि जब तक भावनाएं बूढ़ी नहीं होती शरीर के बुढ़ापे का कोई महीना नहीं होता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं यहां की संघर्ष समिति के मुखियाओं को, जो किसी जाति बिरादरी की नहीं, सभी पीड़ाओं को भुगतने वाले लोगों की बात है। ये लोग मेरे पास गए तो मैंने एक ही बात कही कि कार्यक्रमों के लिए जो कुछ भी चाहिए आपके लिए, ये किसान का, मजदूर का बेटा 36 बिरादरी के लिए आधी रात तैयार है। प्रोग्राम करो, मैं जानू, मेरा काम जाने, लेकिन मुझे ज्यादा राजनीतिक पार्टियों से सरोकार नहीं है मेरा। मैंने कहा एक मुखिया मेरे मन में है और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अगर आप कहो तो मैं चंद्रशेखर आजाद को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि जो आदमी पूरे भारत में पिछड़े तबके का न केवल प्रतिनिधि बल्कि प्रहरी होकर रात दिन आपको जगाने का और अपना समय देने का काम करता है, समाज तो तभी इकट्ठा होगा और किसान तभी इकट्ठा होगा जब हम 3600 बिरादरी उस मंच के ऊपर बैठ के साथ में लड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमसेना को नहीं,
भीम आर्मी को, क्योंकि मैं कट्टर आदमी हूं। ये भीम आर्मी है, ये आपके लिए इतनी ही कट्टर है जितनी हमें कट्टरता की आवश्यकता है। मैं इन युवाओं का, भीम आर्मी के बैठे पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करके उनको चौकन्ना करना चाहता हूं कि जब आप नारा लगा रहे थे कि जय 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 भीम, तो मैं भी बहुत जोर जोर से कर रहा था। जब तक हम भीम का स्वागत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। कानून भीम ही ने बनाया है। पिछली बार मुझे कुछ एक लोग कह रहे थे कि आप ओबीसी के हो और हमें एससी एसटी पदोन्नति में आरक्षण लेता है और हम नहीं लेने देंगे। मैंने उनको कहा, अरे थोड़ी बहुत तो समझदारी रखो। भारत के संविधान को पढ़ा है क्या? भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को माना था, उसी के अंदर एससी एसटी है। अरे अपने भाई से, अपने उसी विचारधारा के, उसी आर्थिक स्थिति के, उसी सामाजिक शैक्षणिक स्थिति के कमजोर आदमी का अगर आप विरोध करोगे तो फिर आपकी लड़ाई तो पहले ही दिन फेल हो गई। इसलिए मंथन करो उस व्यक्तित्व का जिनको सड़क पर चलने नहीं दिया करते थे लोग और जिनको थूकने नहीं दिया करते थे। आज उनके, वो हमारे ऐसे पुरखे थे, आज हम उनकी जाइंदा वैचारिक संतान हैं। उनकी हम महिमा मंडन नहीं करते, हम उनको सच्चे रूप में उनको मानते हैं और उनके आदेश के लिए प्राण देते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में बहुत मुखिया हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि यहां जो श्री सीमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रताप पूनिया जी हैं, राजेश हैं, मैं कहना चाहता हूं सरपंच साहब यादव साहब हैं, सरपंच साहब शेखावत जी हैं, 3600 के 3600 बिरादरी के जो लोग अपने बीच में हैं, हम लोगों को एकजुट होके आज दो ही बातें करनी है। और दो बात क्या करनी है? सबसे पहले हमारी जमीन का हक लेना है हमें। और क्योंकि मैं मजदूर किसान का बेटा हूं, हमारे पड़ोस में एक नाथी बुआ रहा करती थी, उस कुम्हार जाति की थी। उसके पति ने 5 बीघा जमीन बेच दी। वो हमारे गांव में आके मेरी मां के पास रोया करती थी कि मैं जाऊं कहां, दूसरे गांव में मेरा दिल नहीं लगता। ये नाथी बुआएं कहां जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं सरकार कौन दी, लंगड़ी लूली सरकार को। अरे आपको उद्योग लगाने हैं, चित्तौड़ में बहुत ज्यादा जमीन है, चित्तौड़ में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि आप उनके ऊपर सीमेंट की फैक्ट्री लगाइए। नवलगढ़ में अगर आपने लगा ली तो हमारा रुपया क्यों नहीं दिया? यहां का स्थानीय विधायक जो अपने को राजकुमार कहता है, शायद चंद्रशेखर जी को ध्यान नहीं है, ये राजकुमार ही है। पूरे भारत के अंदर जब से मैंने सूझबूझ पकड़ी है, पूरे भारत में चौधरी देवीलाल हमेशा कहा करते थे कि प्रजातंत्र का मायना लोकराज होता है और लोकराज लोकलाज से चलता है। और हमारे वाले विधायक ने तो लोकलाज सारी छोड़ छुड़ा दी। कहां जाएंगे हम सारे लोग? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं हम दिल्ली में लड़ाई कर रहे हैं, इस नवलगढ़ में भी लड़ाई की आवश्यकता है। भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 952 महिलाएं आती है, यानी 48 कंवारे रहते हैं। और हमारे राजकुमार ने 5 ब्याह कर रखे हैं, वहां तो 47-48 कंवारे रह जाएंगे। क्यों राजकुमार ही है क्या लाट साहब? मैं पूछना चाहता हूं, अखबार में 20 दिन पहले आया है, मैं उन अबलाओं के साथ हूं और आप साथ है कि नहीं बताएं, हाथ खड़ा करके बताएं कि असामाजिक आदमी आपको क्या न्याय दिलाएगा। अभी मेरे को रास्ते में रोका पुलिस वालों ने, मैं इस व्यवस्था का भाग रहा हूं। जो आप पुलिस के मेरे भाई खड़े हो, आपकी व्यवस्था के साथ हम सभी लोग हैं। हमारी बहन एसटीएम बैठी है यहां, वो पिछड़ा तबके का प्रतिनिधित्व करती है और मैं बड़ाई करना चाहता हूं कि हमारे मांगने से उन्होंने तुरंत हमें आज्ञा दे दी कि आप किसान सम्मेलन करो। यहां की पुलिस ने हमारा सहयोग किया, लेकिन पुलिस कितनी देर सहयोग करेगी?
जब यहाँ का जो शासक है उनको यह पता लगा कि 500 गाड़ियां जुलूस में है, तो आगे डंपर लगा दिए। हमारे आगे तो सदा ही सड़कों पे डंपर लगे हैं और गांव में जोटे खड़े रहते हैं, हमें इनका कोई डर नहीं है। लेकिन हम कानून मानते हैं, हम कानून मानते हैं। हमने हमारे पुलिस के अधिकारी को बुलाया, मैंने चंद्रशेखर जी ने बात की, उन्होंने कहा साहब इधर से चले जाओ, क्योंकि हमें जिद नहीं करनी थी लेकिन हमें पीड़ा है। भीम आर्मी ने अंदर जाने की कल आज्ञा मांगी, राजकुमार शर्मा ने कह के और हमारी अंदर घुसने की आज्ञा खारिज करवा दी। मजबूत हो जाइएगा, जो आज परमिशन खारिज करवाते हैं उन खुद को ही खारिज कर दो, इनके भूल खत्म कर दो ताकि ऐसे गंदे पैदा ही नहीं हो। इस कार्यक्रम में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं, यह जो फैक्ट्री लग रही है, अगर अभी रात को आप फैसला करोगे तो मैं चंद्रशेखर जी को तो नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं, आप हम चलेंगे हरिशन का ताला और फैक्ट्री का रखवाला 5 मिनट में धो के छोड़ देंगे, इनका सारा निकाल देंगे। बजरंग सिंह जी शेखावत की जमीन है, नंदू सिंह जी शेखावत की इसमें जमीन है, चबरवाल धर्मेंद्र उनकी जमीन है, डिप्टी कमांडेंट यादव जी की यहां जमीन है, सांवरमल जी पूर्व सरपंच यादव जी की जमीन है। अरे ये क्या नारा हुआ कि पुलिंदा तेरा और गढ़ा मेरा, हम तो किसान लोग हैं, पुलिंदा भी हमारा और गढ़ा भी हमारा, दूसरा आएगा तो फोड़ देंगे। ये है कौन हमारी जमीन पे बैठने वाले? और क्योंकि हमारे बहुत मुखिया हमारे बीच में बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, और ये कहता बताया कि यहां किसान सम्मेलन नहीं करने देंगे। हमारे साथ में पुलिस है, तेरे साथ में तो एक पीएसओ रहता है, ये राजा राम गोदार जब से जन्मा है तब से 25 पीएसओ सदा साथ ही रखता है, इसका हमें डर नहीं है। लेकिन हम कानून सम्मत लोग हैं, हमें डराया नहीं जाए। मेरे पास परसों समाचार गया कि भीम आर्मी के मुखिया को हम नहीं आने देंगे। मैंने कहा कोई बात ही नहीं है, हमारा तो आज तक किसी ने स्वागत ही नहीं किया है। तेरी मां ने अगर चापे में सवा शेर सोट खाया है तो तू एक बार बता देना, मैं रोकूंगा, मैं तेरे बाद में बता दूंगा कहां आता है चंद्रशेखर। साथियों, आवश्यकता इस बात की है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं कहता हूं जमीन किसकी? किसान की। कोई जाट की है, कोई राजपूत की है, कोई अनुसूचित जाति की है, कोई जनजाति की है, सुतार की है, कुम्हार की है, लुहार की है, यादव की है। जब हमारी जमीन फैक्ट्री अबाप्त कर रही है तो हमारे लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा है? एक ही जाति बिरादरी के लोगों को काम क्यों मिल रहा है? हमें आंख खोलने की आवश्यकता है। अगर आप हम साथ हुए तो 4 महीने में यह काला शासन बदल देंगे, और उसके बाद में फैक्ट्री अगर लग गई, हमें पैसा दे दिया, तो उसमें काम करने का रोजगार, उसमें ट्रैक्टर भी उस जात के इतने ही लगेंगे जिसकी उतनी संख्या है। ये जो व्यापारी है ये कोई बहुत भले और शरीफ नहीं हुआ करते हैं, ये कमजोरी तलाशा करते हैं। 25 लाख रुपया तय कर रखा राजकुमार शर्मा ने, और किसान को, अनुसूचित जाति जनजाति को डीएलसी की रेट से 3 लाख रुपया, कोई एकड़ खान थोड़ा सा चला जाता तो 5 लाख रुपया, कोई जाट 3-5 ऊपर करे चला जाता 8-9 लाख रुपया, कोई और रेडियल आदमी चला जाता तो 12 लाख रुपया। इसके बाप का राज है क्या? फैक्ट्री इसकी है क्या? अनुसूचित जाति को सबसे पहले हम पैसे दिला के छोड़ेंगे, और जो मकान है उसका भी मुआवजा दिला के छोड़ेंगे। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको बारंबार एक बात कह रहा हूं, आप अडिग रहिए, और सबसे बड़ी बात चौकन्ना करने की कह रहा हूं। मजदूर का बेटा हूं, जब पक्षी उड़ के आते हैं, कुत्ते भागते हुए आते हैं, मैं समझ जाता हूं कि तूफान आएगा। यह केवल एक फैक्ट्री नहीं है, यहां अल्ट्राटेक फैक्ट्री ने सौदे करने शुरू कर दिए हैं। आपको चौकन्ना करना चाहता हूं, क्यों दे रहे हो 10 लाख रुपए में? यह मजदूर का बेटा खड़ा, लो मेरे से लो 11 लाख रुपया, जमीन मेरे को बेचो, मैं बता दूंगा 1 करोड़ रुपया कैसे पटक पटक के लिया करते हैं। आप अपना धन किसी को नहीं दें, मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना हक, आप अपने बुजुर्गों के पसीने की कमाई, आपके बुजुर्ग दादा परदादा लड़दादा खड़दादा यहां 100 200 500 साल से बैठे हैं। ये है कौन चौधरी जो हमें यहां से बेदखल कर रहा है?
तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अब आपकी की भूमि में संघर्ष समितियां बैठी है, अपना फैसला हमें सुनाए। हमारे कोई जरूरी नहीं है घर जाना। कुछ लोग कहते हैं कि घर आ गए क्या, मैंने कहा घर तो बच्चे रहते हैं और धोए हुए कपड़े रहते हैं, और जब जेब में रुपया खत्म होते हैं तो रुपया लेने आते हैं, बाकी घर में बच्चे रहा करते हैं, हम तो जेल में रह लेंगे। आपके लिए संघर्ष तैयार है, किसी विचारधारा में कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है, तन मन धन से आपके साथ है। और आज आपके बीच में मैं जिस शख्सियत को लेके आया हूं, यह बताना चाहता हूं कि एक आदमी आर्मी के रूप में काम कर सकता है, जैसे हमारा छोटा भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। आप बनिए, आप चंद्रशेखर आजाद बनिए। मेरा कंधे इतने मजबूत है अभी भी 70वें साल में कि अगर मेरे कंधे के ऊपर चंद्रशेखर बैठ जाए तो मैं लम्हे भर भी डामाडोल नहीं होऊंगा, मैं वहीं तक ले जाऊंगा जहां तक आपके उद्देश्य पूरे होते हैं। माता राम बेटी है सारी, आपसे बड़ा कोई नहीं। आपके कारण हमारे घर चल रहे हैं। हम तो बाहर भाषण देने का काम करते हैं, आप तो भाषण सुन के जाके गाय और भैंस दूनी है आपको। मैं जानता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपके वीडियो पे देखे कार्यक्रम, वो ये कहते कि प्राण दे देंगे जमीन नहीं देंगे, तो जमीन दो मत, प्राण प्रून लेने वालों की छुट्टी हम 5 मिनट में कर देंगे, आप सारे मजबूती रखना। हमें पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो विवश है। पुलिस कौन है? पुलिस में ये जो डंडे लेके खड़े हैं कौन है? ये पिछड़े तबके के लोग हैं, ये अगड़े का नहीं है। चौधरी कुमाराम ने कहा केवल वर्ग चेतना समझ लीजिए, 2 लोग हैं, एक लुटेरा है और एक कमेरा है। हम तो कमेरे हैं 82%, हमारे में कोई पैसे वाला नहीं है। ये जो डंडे हमारे मारते हैं, जब मारते हैं तो हम धीरे से कहते हैं धीरे मारना, तेरी बिरादरी का हूं, तो कई बार ये धीरे भी मारते हैं। ज्यादा मत मार लेना, अपने बुजुर्गों को खो दोगे, रोते फिरोगे। आपकी ओबीसी के SC ST के आरक्षण के लिए हम जेल जाते हैं, जमीन आपकी ही मांगते हैं, आप घर जाके कहते हो मुआवजा कितना मिला, और हमारे यहां लिए डंडे लेके आ जाते हो। मारो भी तो भी आखिर हमारे हो, मार के भी छाया में तो डालना, इतनी आपसे उम्मीद करता हूं। मैं आप जैसे बुद्धिजीवी मुझे वर्षों मिले, मैं वर्षों बोलता रहूं, क्योंकि मैंने काम यही किया। लेकिन यह मैं बताना चाहता हूं, आप एकता रखें, जमीन का मुआवजा गुड़ खा के नहीं तो धूल खा के देना ही पड़ेगा इनको। एक बात, यह तो आज छोटा सा प्रदर्शन है। जिस दिन किसान नवलगढ़ का नहीं 227 गांवों की जमीनें जाएगी, अल्ट्राटेक भी आ रहा है, अडानी भी आ रहा है, और भांत भांत के आएंगे, क्योंकि अगर इस पगडंडी को आपने नहीं रोका तो नेशनल हाईवे बनते देर नहीं लगेगी। तो कोई तो रोता फिरेगा झुंझुनू में, और कोई जाएगा गंगानगर, जहां आवास और वास कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूत हो जाए आप, हम सांझी लड़ाई करेंगे। आप मेरे बुलाने से, हम सब कार्यकारिणी की बुलाने से, आप चंद्रशेखर जी भाई के सम्मान में सब लोग यहां आए, और मैं दिल खोल के कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जाति की नहीं है, ये लड़ाई जाति की। राजनेता बदलते हैं। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस ने जातिवाद पैदा किया, और जब बीजेपी बनी तो इसने धर्मांध होकर धर्मवाद पैदा कर दिया। तो आपके और हमारे भाईचारे गांव में खत्म हो जाते हैं क्या इससे? अभी जंतर मंतर पे जिन लड़कियों के साथ में जाति हुई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये राजपूत करवा रहे हैं। मैंने कहा गलत बात नहीं करें, राजपूतों की खांपों ने भी लड़कियों के समर्थन में जुलूस निकाले हैं। यह तो एक दुष्कर्मी और अच्छी बच्चियों का विवाद है। संजीदा आदमी जाति से नहीं विचार के साथ होता है, इसलिए इसको जातिवाद का मामला नहीं बनाना चाहिए। और हम कौन लोग हैं? हम औलाद हैं भीमराव अंबेडकर की, हम औलाद हैं ज्योतिबा महात्मा की। महात्मा ज्योतिराव कौन थे? सामता माली नाम का एक संत महाराष्ट्र में परंपरागत सबसे अच्छी गिनती का व्यक्ति था, और ये फूल का काम करते थे। तो वहां के पेशवाओं ने इनको 35 एकड़ जमीन दी, और वो माली आज पूरे राष्ट्र के अंदर माली और फूल पैदा करने वाले के रूप में मालियों की भी जमीन भी यहां है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई जाति की लड़ाई नहीं है,
एक कौम की लड़ाई है, वो किसान की है। अगर हम जाति में नहीं बढ़ेंगे, अगर हम किसान के रूप में रहेंगे, हम पिछड़े के रूप में रहेंगे, आपको और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। न कोई मुआवजे की लड़ाई सोचना और न कोई अल्ट्राटेक को। जब अपने वाले सड़क पे बैठ जाए ना तो अल्ट्राटेक दोनों न्यारे न्यारे होते दिखेंगे। राम राम, नमस्कार, थैंक यू। बहुत शानदार उद्बोधन राजेराम जी गोदारा, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बने। एक बार जाए नहीं, कृपया किसानों की डिमांड के अनुसार एक बार हमारे जो 5 या 7 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, मैं अपने चंद्रशेखर आजाद जी को ही, अगर ये जाना चाहते हैं, इनको आगे फ्लाइट इनकी दूर है, जाना एयरपोर्ट पर इनकी अगर वो छूट रही है तो भाई साहब को हम बिल्कुल इजाजत देंगे। ये हमारे बीच में है, जब हमें जरूरत होगी तो हम दोबारा इनको बुलाएंगे। मैं किसान बिरादरी से कहूंगा एक बार बैठे रहे। जो किसान जमीन का मुआवजा लेने के लिए आए हैं वो कृपया यहीं बैठे रहे। और जो भीम आर्मी अपनी जो सेना है, जिनको चंद्रशेखर जी भाई साहब के साथ जाना है वो जा सकते हैं। और जो अपने नवलगढ़ की भीम आर्मी है वो भी यहीं बैठी रहे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा। और आप लोग आए, एक बार भाई साहब बोले। देखो, कमेटी के लोगों ने प्रस्ताव रखा है। आप जानते हैं मैं कोई लड़ाई छोड़ के नहीं जाता। खुश खुश रहो, बस खुश। और जहां मैं एक बार जाता हूं, ये भी एक अच्छी बात है कि वहां दूसरी बार फिर जाता हूं। गौर से सुन लो। एक बार मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिछड़े वर्ग के बच्चों का, लोगों का आंदोलन था, उसमें रोका था एयरपोर्ट पे 12 घंटे। वैसा मैंने मुख्यमंत्री से बाहर निकल के एक बात कही कि इस बार इतनी ताकत से आऊंगा कि आपकी पूरी सरकार कमजोर पड़ जाएगी मुझे रोकने के लिए। 12 फरवरी को मैं उतनी ताकत से गया, हमारे लोग जानते हैं कि पूरी राजधानी खड़े होकर तमाशा देख रही थी, इतना बड़ा जन सैलाब वहां गया था। आज यहां के एक अदने से नेता ने भी प्रयास किया, मुझे, क्योंकि मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है, मुझे जाना है, मगर मैं संघर्ष समिति से वादा कर रहा हूं, मैं जबान देके पीछे नहीं हटता हूं। एक तो 20 अगस्त में हम लोग अपना एक शक्ति प्रदर्शन कर ही रहे हैं जयपुर में, लेकिन यहां से संघर्ष समिति जिस दिन भी बड़ा ऐलान करेगी, जिस दिन ताला लगाओगे मुझे जरूर बुला लेना यार। हाँ, मुझे ताला लगा, बहुत लोगों को ताले लगाने, जो लोगों को, गरीब कमजोर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके सबके यहां ताले लगाने। तो जब भी आप ताला लगाने का प्रोग्राम बनाओगे या आपको लगे कि इस आंदोलन में गोली लाठी चलेगी, उसमें मुझे जरूर बुलाना। अगर किसान कमेरों के लिए गोली खा के मर जाऊंगा तो ये समझूंगा कि मैं पैदा हुआ था, मेरा जीवन धन्य हो गया। और जहां जहां मेरे लहू का एक एक कतरा पड़ेगा, वहां से, उसी धरती से एक एक चंद्रशेखर पैदा होगा। और ऐसी क्रांति आएगी कि आप ये देखना, कभी कोई पूंजीपति, ताकतवर, कोई नेता किसी कमजोर किसान कमेरे को नुकसान नहीं पहुंचाने की सोचेगा। तो जिस दिन आप तय कर लो, बड़े भाई साहब हैं, मुझे आप बता देना, हमारे नेता अनिल धेलवाल जी, बिल्कुल मेरा छोटा भाई, मेरा बाजू, वो यहां है। जब भी आप आधी रात भी बुलाओगे, आपसे आगे रहेंगे, आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, आपके आगे खड़े होकर लड़ेंगे, क्योंकि ये ढीठ लोग हैं, एक दिन में मानेंगे नहीं, वरना अगर एक दिन में मानते तो मैं ही रुक जाता, समझ रहे हो। तो आप तारीख तय कर लेना, आंदोलन तय कर लेना, हमें बुलावा मत भेजना, बस हमें खबर दे देना, इनके जरिए ये खबर दे देंगे और हम आ जाएंगे, ठीक है। ये वादा आपसे है कि आपके एक एक आंसू का हिसाब इनसे जरूर लेंगे, जिन्होंने हमारी जमीन छीनने का काम किया और हमें जानवर समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये विश्वास है, जिस दिन मैं बुलाऊंगा आओगे ना दोबारा, और अगर ताला लगाने जाऊंगा चलोगे ना, लाठी गोली से डर तो नहीं जाओगे, पक्का। ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करो, फिर चलो जोर से नारा लगाओ मेरे साथ। ताला इससे लगवाएंगे, ये किस खड़ा ना। अच्छा, क्या नाम है? जय जवान, जय जवान, किसान कमेरा एकता
किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम न किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी को इस लड़ाई के लिए बधाई। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, आप हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। श्री सीमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारी और जो प्रभावित किसान है एक बार वो जरूर रुकेंगे, मेरा निवेदन है। हम हमारे नेताओं को लाने के लिए हमारी नवलगढ़ की सीमा पर पहुंचे।